अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली ट्रैवल करते हैं तो 1 नवंबर से आपका कम्यूट में सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए न्यू विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। चलिए इस एक्शन प्लान और ये कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाला है इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 4 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है डिफेंस रिलेटेड। इंडिया ने रिसेंटली अपना 3rd न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लॉन्च किया है या फिर कमीशन किया है, जिसका नाम है INS अरिधमन। इसी के साथ इंडियन नेवी ने एक स्टील फ्रिगेट जिसका नाम INS तारागिरी है, इनको भी कमीशन किए हैं और इन दोनों को ही कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। INS अरिधमन इंडिया का 3rd न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इससे पहले फर्स्ट INS अरिहंत और सेकेंड INS अरिघाट, इन दोनों को कमीशन किया जा चुका है 2016 में और 2024 में, और ये तीनों न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत क्लास सबमरीन के कैटेगरी में आता है। इस क्लास का फर्स्ट सबमरीन INS अरिहंत था, इसीलिए इस क्लास को अरिहंत क्लास सबमरीन नाम से जाना जाता है। INS अरिधमन 7000 टन वेट का है और इसके पास K-15 मिसाइल और K-4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत और INS अरिघाट के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसके पास 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब है जो INS अरिहंत और INS अरिघाट के कंपैरिजन में डबल है, जिसके द्वारा यह 3500 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी हिट कर सकता है। इस क्लास में यानी कि अरिहंत क्लास में इंडिया टोटल 4th न्यूक्लियर पावर सबमरीन को ऐड करने वाला है इंडियन नेवी में, और ये 4th न्यूक्लियर पावर सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ इंडिया ग्लोबल का 4th कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज है। न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज मतलब इंडिया के पास लैंड, एयर और सी, इन तीनों पे ही न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। इंडिया को छोड़कर US, रसिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटीज है। इंडियन नेवी 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन इंडिजीनियसली बिल्ड करने का प्लान कर रहा है और एक रसिया से लीज में लेने वाला है जो 2027-28 में इंडियन नेवी में अराइव हो सकता है। अब देखते हैं INS तारागिरी के बारे में। INS तारागिरी नीलगिरी क्लास का प्रोजेक्ट 17A का 4th स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह 75% इंडिजीनियस है। इसका टोटल वेट 6670 टन है। इसे डिजाइन किया गया है वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा और इसे बिल्ड किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो कोलकाता में है। इस शिप में मॉडर्न रडार, सोनार, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सभी इंक्लूड है, और ये शिप को मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलेंस, ह्यूमैनिटेरियन मिशन, ये सभी में यूज किया जाएगा। इसी तरह के नाम से एक और शिप इंडियन नेवी में 1980 में कमीशन किया गया था और वो लिंडर क्लास फ्रिगेट का 5th शिप था जिसे 2013 में डीकमीशन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज पे। सेकेंड न्यूज दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान को लेकर। रिसेंटली दिल्ली CM रेखा गुप्ता के द्वारा एयर पोल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके माध्यम से क्लीन एयर गोल को अचीव किया जाएगा। इस एक्शन प्लान का की मेजर से नंबर 1, नवंबर 1 से BS6 नॉन व्हीकल या फिर CNG या इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड गुड्स व्हीकल को ही दिल्ली में एंट्री दिया जाएगा। नो PUC नो फ्यूल रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। PUC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये नो PUC सर्टिफिकेट से किसी भी व्हीकल का एमिशन शो किया जाता है। इस रूल के मुताबिक किसी के पास नो PUC सर्टिफिकेट अगर नहीं रहेगा तो उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सीवियर पोल्यूशन के टाइम गवर्नमेंट वर्क आवर को स्टैगर्ड या फिर डिफरेंट कर सकती है, वर्क फ्रॉम होम को इंक्लूड कर सकती है, और जितने भी पॉल्यूटिंग व्हीकल है उन पे एडिशनल कार्ब्स भी लगा सकती है। स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन और प्राइसिंग रिफॉर्म के साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी रोल आउट किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर, वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन, मिस्ट स्प्रे सिस्टम, ये सब को डिप्लॉय किया जाएगा। टाइम बाउंड पोर्टहोल्स रिपेयर किया जाएगा। साइंटिफिक रोड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा।
वार्ड लेवल वायु रक्षक टीम डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही में बायोमास बर्निंग पे कंप्लीट बैन भी लगाया जाएगा। 13,760 बसेस को इंक्लूड किया जाएगा बाय 28-29, जिसमें से ई बसेस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए 62 आइडेंटिफाइड ट्रैफिक हॉटस्पॉट को क्रिएट किया जाएगा और साथ ही में मेट्रो आरआरटीएस नेटवर्क के साथ साथ फ्रीटर बस, ई ऑटोस और शेयर्ड मोबिलिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया जाएगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए 32,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट या फिर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया जाएगा नेक्स्ट 4 सालों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज आईआईटी दिल्ली में SC/ST स्टूडेंट और फैकल्टी का स्टेटस को लेकर। रिसेंटली आईआईटी दिल्ली का SC/ST फैकल्टी और स्टूडेंट के द्वारा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के सामने एक डाटा पेश किया गया है। इस डाटा के अनुसार आईआईटी दिल्ली में टोटल फैकल्टी 642 है, जिसमें से सिर्फ 3.1% शेड्यूल कास्ट का है और 1.2% शेड्यूल ट्राइब्स का है, जबकि रिकमेंडेड कोटा है 15% फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। पीएचडी प्रोग्राम में 2015-16 के कंपैरिजन में 2024-25 में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट का परसेंटेज 8.88% से इंक्रीज होकर 9.69% हुआ है और शेड्यूल ट्राइब्स का 0.97% से इंक्रीज होकर 3.2% हुआ है। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम शो किया गया है इस डाटा में, जैसे कि बहुत डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें 0 SC/ST फैकल्टी है, 0 SC/ST फैकल्टी को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दिया गया है, 0 SC/ST फैकल्टी मेंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काम के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्करेजमेंट भी किया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल का इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है और वोमेन फैकल्टी और वोमेन स्टूडेंट दोनों को ही कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। यहाँ पर अलग से दिया हुआ है इशू फेस्ड बाय फैकल्टी और इशू फेस्ड बाय स्टूडेंट। फैकल्टी के मामले में अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST फैकल्टी, नो इंक्लूजन इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, नो स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST वोमेन एम्पावरमेंट, रिसर्च कंडक्ट करने पे ट्राइब बेस्ड और कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, नीड ऑफ साइकोसोशल सपोर्ट फॉर SC/ST फैकल्टी और मैंडेटरी कास्ट सेंसिटाइजेशन फॉर फैकल्टी बॉडी और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इशूड फेस्ड बाय स्टूडेंट, इन एडुकेट एकेडमिक सपोर्ट, मतलब सही से सपोर्ट नहीं मिलता, नीड फॉर ग्रेटर कास्ट सेंसिटाइजेशन, SC/ST वोमेन स्टूडेंट एम्पावरमेंट, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज यूएस को लेकर है। यूएस ने फिर से 100% टैरिफ अनाउंस किए हैं पेटेंट फार्मास्यूटिकल्स पे, बट ये न्यू टैरिफ जेनेरिक ड्रग में इंक्लूड नहीं होगा। इंडिया यूएस को जितना भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है उनमें से 90% जेनेरिक है। 2025 में इंडिया ग्लोबली $25.8 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट किया था, उसमें से 38% यूएस को किया था, मतलब टोटल $9.7 बिलियन का। इंडिया का एक स्कीम है PLI या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था मोबाइल सेक्टर के लिए, उसके बाद इसे फार्मास्यूटिकल के लिए भी ओपन किया गया था और इसे अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2021 में विथ टोटल आउटले 15,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स 2022-23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक। ये PLI स्कीम बायो फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग्स, जीन थेरेपी ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स और कॉम्प्लेक्स एक्सिपिएंट्स के ऊपर फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और अजरबैजान को लेकर है। रिसेंटली 6th राउंड ऑफ इंडिया अजरबैजान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को हेल्ड किया गया था बाकू में और इसे को चेयर किया गया है एलनूर मामाडोव के द्वारा। इस मीटिंग में इंडिया और अजरबैजान ने मिलकर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज और फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे डिस्कस किए हैं। लास्ट ईयर इंडिया और अजरबैजान का रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान पे जो अटैक किया था उसे अजरबैजान के द्वारा कंडेम्ड किया गया था। इसीलिए अभी इंडिया और अजरबैजान का रिलेशन में इम्प्रूव देखने को मिला है और ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से ईरान से इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल को आर्मेनिया और अजरबैजान के थ्रू इंडिया वापस लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक स्कीम को लेकर है, नमो ड्रोन दीदी योजना NDDY। इस स्कीम के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप के वोमेन्स को ड्रोन ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के वोमेन्स को ट्रेनिंग दिया गया है 145, उसके बाद यूपी 128, उसके बाद आंध्र प्रदेश 108 और डिस्ट्रिक्ट वाइज कर्नाटका का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 13 मेंबर्स, फॉलोड बाय कालाबुरागी 12 मेंबर्स और मांड्या 11 मेंबर्स।
इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम एम्पावरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन, इस ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और क्रॉप यील्ड को एनहांस करना। आगे बढ़ते हैं आज का सेकंड लास्ट न्यूज़ की तरफ। सेकंड लास्ट न्यूज़ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। रिसेंटली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसके माध्यम से जो कंपनी अपना वेस्ट मैनेजमेंट टारगेट को पूरा नहीं कर सकती वो अपना शॉर्टफॉल को 3 ईयर्स तक फॉरवर्ड लेके जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है ए, इसका टारगेट है हर साल 100 केजी वेस्ट को रिसाइकिल करना, बट 2025-26 में ये 70 केजी को रिसाइकिल कर दिया, तो इसके पास 30 केजी एक्स्ट्रा रह गया जो शॉर्टफॉल है। तो ये शॉर्टफॉल को ये नेक्स्ट 3 ईयर तक में ख़त्म करेगी। और इस अमेंडमेंट के द्वारा ट्रेडेबल सर्टिफिकेट का भी इंक्लूड किया गया है, मतलब कोई कंपनी अगर अपना टारगेट को एक्सीड कर दे तो वो अपना क्रेडिट बेच सकता है शॉर्टफॉल कंपनी को। इसी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 2020 में EPR फ्रेमवर्क को इंक्लूड किया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, जिसके माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर और प्लास्टिक पैकेजिंग यूजर के लिए टाइम स्पेसिफाइड कलेक्शन टारगेट को इंक्लूड किया गया था। इस अमेंडमेंट में फॉर 25-26 प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर्स को इंश्योर करने पड़ेगा जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है, मतलब कैटेगरी 1 का वेस्ट, इसमें 30% रिसाइकल्ड मटेरियल इंक्लूड हो, जो 28-29 आते आते 60% हो जाएगा। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यानी कि कैटेगरी 2 प्लास्टिक या फिर कैटेगरी 2 वेस्ट 10% 25-26 में, जो इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा 28-29 में, और कैटेगरी 3 5% और इंक्रीज होकर होगा 10%। यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में कौन कौन सा प्लास्टिक आएगा वो मेंशन है। कैटेगरी 1 में वाटर बोतल, मिल्क बोतल, शैम्पू बोतल एक्सेट्रा। कैटेगरी 2 में प्लास्टिक कैरी बैग, स्नैक्स और चिप्स पैकेट। कैटेगरी 3 में मल्टी लेयर प्लास्टिक सच एज स्मॉल कार्टून्स, ये सब। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज़ पे। आज का लास्ट न्यूज़ है IBC अमेंडमेंट को लेकर। रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा IBC अमेंडमेंट बिल 2026 को पास किया गया है। IBC को एनेक्ट किया गया था 2016 में फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्रिएट टाइम बाउंड मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से डिफॉल्ट लोन वाले कंपनी से डील किया जाएगा बाय डिवाइडिंग देम थ्रू रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन इफ रेजोल्यूशन नॉट पॉसिबल, मतलब अगर कोई रेजोल्यूशन ना निकल सके तो उनको बेचकर लिक्विडिफाइड किया जाएगा और लोन का रिकवरी किया जाएगा। इस अमेंडमेंट के थ्रू रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जाएगा और आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसी के साथ आज का सारा न्यूज़ कवर हो गया। इसी न्यूज़ के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट दिन का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर को लेकर। गवर्नर इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ रेमिशन ऑफ कन्विक्ट अंडर आर्टिकल 161, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रूल किए थे गवर्नर कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इन मैटर ऑफ प्रीमैच्योर रिलीज, नहीं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस में करेंगे। थर्ड, मद्रास हाईकोर्ट का एक बेंच जजमेंट दिया है गवर्नर कैन नॉट टेक डिफरेंट व्यू फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिगार्डिंग रेमिशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 ओनली, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हीलियम रिसोर्सेज को लेकर। इंडिया 100% डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर हीलियम रिक्वायरमेंट, ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2, कतर इज मेजर सोर्स ऑफ ट्रेडिशनली अकाउंटिंग 50% से भी ज़्यादा इंडिया कतर से हीलियम इम्पोर्ट करता है, सॉरी, ये भी सही है। ऑप्शन 3, इंडिया में हीलियम का कंसेंट्रेशन वेस्ट बंगाल और झारखंड के नेचुरल गैस फील्ड में पाया जाता है और ये अभाव इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है, नहीं, ये बिलो होगा, 0.2% के आसपास था। तो इसका आंसर 1 और 2 ओनली, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन NCERT को लेकर। ऑप्शन 1, NCERT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956, ये सही है। ऑप्शन 2, 2026-27 सेशन से क्लास 9 के लिए R3 यानी कि थर्ड लैंग्वेज मैंडेटरी है, नहीं, ये क्लास 6 के लिए है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड करता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप टू क्लास 10, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 ओनली, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।